प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, श्री कन्या एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के आरबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार हम प्रकरण की शुरुआत की थी पिछले वीडियो में, काल नामक प्रकरण की, जिसके अंतर्गत हमने काल की परिभाषा और काल के भेदों की बात की थी। काल का सामान्य अर्थ हमने पढ़ा था, जो इसका अर्थ होता है समय। काल का सामान्य अर्थ की बात की थी और सामान्य अर्थ इसका क्या होता है? समय होता है, यानी कि क्रिया के होने वाले समय को काल कहा जाता है। क्रिया कब संपन्न हुई इसकी जानकारी देने वाले समय को क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। और काल के मुख्यतः 3 भेदों की बात की थी। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल और नंबर 3 पढ़ा था हमने भविष्य काल। प्रिय विद्यार्थियों, भूतकाल के अंतर्गत हमने भूतकाल की परिभाषा को पढ़ा था, यानी बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। क्रिया जो बीते हुए समय में समाप्त हुई है, इसका बोध कराने वाला जो शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमने भूतकाल के 6 उपभेदों की बातचीत की थी। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। भूतकाल के बाद दूसरा भेद पढ़ते हैं जिसका नाम है वर्तमान काल। किसे कहते हैं वर्तमान काल? क्या परिभाषा है और उदाहरण है, उस संबंधी अपन पूर्ण बातचीत करते हैं। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया कब घटित हुई? वर्तमान में। अभी क्रिया जारी है, क्रिया चल रही है, वो किसके अंतर्गत आती है? वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। तो परिभाषा क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं वर्तमान काल के, कि वर्तमान काल के उदाहरण क्या क्या है। उससे पहले एक एक को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। उदाहरण की बात करूं तो श्याम पुस्तक पढ़ता है या श्याम क्रिकेट खेल रहा है। पुस्तक पढ़ता है और खेल रहा है, दोनों ही वर्तमान की ओर इंगित कर रहे हैं। और वर्तमान के लिए बताने के खातिर, वर्तमान समय का ज्ञान कराने के खातिर इसका नाम क्या है? वर्तमान कालिक क्रिया, या फिर काल कौन सा हो गया? वर्तमान काल। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान काल को पुनः 5 उपभेदों में बांटा गया है। कितने उपभेद है? 5। कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा भेद है संभाव्य वर्तमान काल, और नंबर 5 पे है अज्ञात वर्तमान काल। इस प्रकार वर्तमान काल को 5 उपभेदों के अंतर्गत बांटा गया है। एक एक उपभेद को परिभाषा और उदाहरण सहित पढ़ते हैं। तो पहला भाग अपन लेते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्या है सामान्य वर्तमान काल? प्रिय विद्यार्थियों, जो वर्तमान में घटना जो हो रही है, वर्तमान काल की जो घटना या क्रिया हो रही है, सामान्य रूप से हो रही है। कैसे हो? सामान्य रूप से। वो किसके अंतर्गत आती है? सामान्य वर्तमान के अंतर्गत। शुद्ध परिभाषा देखिए इसकी, क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो या सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना पाया जाए, वहाँ पर कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। उदाहरण देखिए, अंकित पुस्तक पढ़ता है, सामान्य बात है। गरिमा गाना गाती है, सामान्य बात है। वे हमेशा घूमने जाते हैं, सामान्य बात है। यानी कि जहाँ पर सामान्य उदाहरण आए वर्तमान काल के, वो क्या भेद के अंतर्गत आएंगे? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत गिने जाएंगे। पहचान के लिए आपको ध्यान है, यदि सामान्य वर्तमान काल की आपको पहचान करनी है तो इसके लिए आपको वाक्य के अंत में ता है, क्या सब लिखा हुआ मिलेगा? ता है, ती है, और तीसरा शब्द मिलेगा ते हैं। यदि वाक्य के अंत में इस प्रकार के शब्द मिल जाए तो वहाँ पर कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा।
ता है हमेशा पुल्लिंग एक वचन के लिए। अंकित पुस्तक पढ़ता है, तो मुख्य क्रिया पढ़ना है और क्रिया के साथ ता है शब्द जुड़ता है। गरिमा गाना गाती है, गाना क्या है, मुख्य क्रिया है और साथ में स्त्रीलिंग है, ती है, स्त्रीलिंग एक वचन का है। वे हमेशा घूमने जाते हैं, मुख्य क्रिया जाना है, वे बहुवचन का शब्द है, ते है साथ में जुड़ेगा और है के ऊपर बिंदी आएगी। यदि है एक वचन का है तो है के ऊपर कभी बिंदी नहीं आती है, और यदि है बहुवचन का है तो है के ऊपर क्या आएगी, बिंदी आएगी। तो सामान्य वर्तमान की क्या परिभाषा हुई कि क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो ये इसका पहला उपभेद है। वर्तमान काल का दूसरा उपभेद जिसका नाम है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी क्रिया तो वर्तमान काल में हो रही है परंतु क्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए इसका नाम है अपूर्ण वर्तमान काल। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके लगातार चलते रहने का पता चलता है, अर्थात कहने का मतलब है कि क्रिया वर्तमान में लगातार चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान में काल कहते हैं। अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, ठीक है ना, वर्तमान में जारी है, लगातार चलते रहने का काम हो रहा है, वहाँ पर कौन से काल होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। उदाहरण देखिए, प्रणव खेल रहा है, अभी खेल रहा है, खेलने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, लगातार जारी है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, दूध पिलाने का कार्य लगातार जारी है। सरोज गीत गा रही है, गीत गाने का कार्य जारी है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने का कार्य जारी है, यानी कि क्रिया लगातार चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है। इसके अंतर्गत भी यदि वाक्य के अंत में आपको क्या शब्द मिल जाए, रहा है, या फिर शब्द मिल जाए रही हैं, या फिर शब्द मिल जाए रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी शब्द मिल जाए तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। रहा है पुल्लिंग एक वचन के लिए, रही है स्त्रीलिंग एक वचन के लिए, रहे हैं बहुवचन शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे प्रणव खेल रहा है, तो प्रणव पुल्लिंग एक वचन है, रहा है शब्द। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अंत में रही है शब्द आया। और मैंने कहा वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे बहुवचन शब्द है और खेल के साथ रहे हैं शब्द, मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है और रहे हैं यदि लिखा हुआ है तो वहाँ पर निसंदेह कौन सा काल होगा, अपूर्ण वर्तमान काल रहेगा। तो वर्तमान काल का दूसरा भेद कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा भेद देखते हैं वर्तमान काल का। वर्तमान के तीसरे भेद का नाम है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या नाम है, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध यानी संदेह की स्थिति उत्पन्न हो, जहाँ शक की स्थिति उत्पन्न हो। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का संदेह हो, वर्तमान में होने का क्या हो, संदेह हो, शक हो, उसे किस नाम से जाना जाता है, संदिग्ध वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। इन वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह उत्पन्न हो, जहाँ शक की घड़ी हो, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। उदाहरण देखिए, अबे खेत में काम करता होगा, है ना, करता होगा, संदेह करता होगा या नहीं, ऐसा लग रहा है कि करता होगा, संदेह की स्थिति। राम पत्र लिखता होगा, लिखने में, उनके पत्र लिखने में क्या है, संदेह की स्थिति। कोई हमारी बातें सुन रहा होगा, यहाँ सुनने के अंदर क्या है, संदेह की स्थिति हो रही है। तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या हो, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने में क्या हो, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो, संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। पहचान क्या है, वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, और इसके अलावा रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे। यदि इनमें से कोई भी शब्द अंत में आ जाए
मुख्य क्रिया के बाद, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा काल रहता है? संदिग्ध वर्तमान काल रहता है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने में संदेह हो, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। और पहचान क्या बताई? वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये क्रिया के होने में संदेह उत्पन्न करते हैं, और संदेह की स्थिति होने के कारण ही वर्तमान समय में क्रिया होने की स्थिति में संदेह है, और इसलिए इसका नाम ही संदिग्ध वर्तमान काल दिया गया है। तो ये तीसरा उपभेद है, संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा भेद देखिए इसका, चौथे भेद का नाम है इसका जो वर्तमान काल का है, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का मतलब संभावना या आशंका से लिया गया है, यानी कि कार्य होने में क्या हो? संभावना हो, आशंका हो, कार्य होने की, क्रिया होने की संभावना या आशंका व्यक्त की जाए, वहाँ पर कौन सा होता है? संभाव्य वर्तमान काल होता है। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने की संभावना या आशंका हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, क्रिया जो संपन्न हो रही है वर्तमान समय में, उसके होने में संभावना व्यक्त हो, आशंका व्यक्त की जाए, वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। उदाहरण देखिए, मुझे डर है कि कोई हमारी बातें सुनता तो न हो, है ना? डर है यानी कि संभावना, आशंका है कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। तो ये डर जो मन में है ना, ये आशंका है, वो संभाव्य वर्तमान को इंगित करती है। शायद आज पिताजी आते हो, आज वर्तमान की बात की जाए आते हो, परंतु शायद शब्द है, संभावना है वो आ जाए। वे सब क्रिकेट खेलते हो, ठीक है ना, फिक्स नहीं खेलते हो, संभावना है, आशंका है कि शायद वे सब क्रिकेट खेलते हो। तो वे सब, ठीक है ना, जिससे अपन मुझे डर है, शायद, कदाचित ऐसा सब मिल जाए अपन को, तो वहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है। तो संभाव्य वर्तमान काल की क्या परिभाषा हुई? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने की संभावना या आशंका हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। आगे बढ़े, वर्तमान काल का अंतिम और पांचवा उपभेद, जिसका नाम क्या दे रखा है? पांचवें भेद का अज्ञात वर्तमान काल। आज्ञा का मतलब आज्ञा देना, निर्देश देने की बातचीत हो रही है, आदेश देने की। देखिए परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में चलाने की आज्ञा का पता चले, कि वर्तमान में क्रिया को चलाना है और चलाने के लिए क्या दी जाए? आज्ञा दी जाए, उसे अज्ञात वर्तमान काल कहते हैं। पुनः सुने परिभाषा को, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में चलाने की आज्ञा का पता चलता हो, वहाँ पर अज्ञात वर्तमान काल होता है। अब आज्ञा देंगे अपन, जैसे उदाहरण, राधा तू नाच। अब इस वाक्य को देखो, राधा से कहा गया तू नाच, उसको आदेश दिया गया है, आज्ञा दी गई है, और वर्तमान में नाचने के लिए कहा जा रहा है। अब आप घर जाइए, ठीक है ना, आदेश दे रहे हैं, अब आप घर जाइए, वर्तमान की बात की जा रही है और आज्ञा प्रदान की जा रही है। आप भी पढ़िए, किसी से कहा जा रहा आदेश, आज्ञा कि आप भी पढ़िए, उनको लिए पढ़ने के लिए उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। तो ऐसे शब्द जो वर्तमान काल में चलाने की आज्ञा का पता चलता हो, जिनसे वो किसके अंतर्गत आते हैं? अज्ञात वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान काल के कितने उपभेद हो गए? 5 उपभेदों को हमने विस्तार से पढ़ा है। तो काल के अंतर्गत दूसरा भेद कौन सा हो गया? वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं तीसरे भेद की ओर, और तीसरा भेद है भविष्यत काल। काल का तीसरा भेद कौन सा माना जाता है? भविष्यत काल माना जाता है। भविष्यत का अर्थ होता है आने वाला। भविष्यत शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? आने वाला। और भविष्यत काल का क्या मतलब होता है? आने वाला समय। आने वाला समय क्या कहलाता है? भविष्यत काल कहलाता है। अर्थात परिभाषा क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी, जो आगे आने वाला समय है वहाँ पर क्रिया संपादित होगी, क्रिया पूर्ण होगी, वहाँ पर हमेशा भविष्यत काल होगा।
जैसे मैं तो कह दूं कि कल पिताजी कल जयपुर जाएंगे, कब जाएंगे? कल जाएंगे, आने वाले समय की, ठीक है ना। मैं कह दूं कल वर्षा होगी, कब होगी? कल होगी, ठीक है ना। तो जो आने वाले समय का बोध कराए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कब घटित होने वाली है, आने वाले समय में घटित होने वाली है, तो वो क्या कहलाती है? भविष्यत काल के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं भविष्यत काल के अंतर्गत और भविष्यत काल के उपभेदों की बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भविष्यत काल के 3 उपभेद हैं। मुख्य उपभेद कितने हैं? 3। कौन कौन से? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और अज्ञात भविष्यत काल। अर्थात भविष्यत काल को 3 भागों में बांटा गया है। सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है अज्ञात भविष्यत काल। देखो सब ये भेद लगभग जो नाम आ रहा है ना, सब में आ रहे हैं, परंतु उनका काल अलग है, इसलिए उनकी परिस्थिति, परिभाषा और जो उदाहरण है वो बदल जाते हैं। पहले बातचीत करते हैं अपन सामान्य भविष्यत काल की। किसकी बातचीत करते हैं? सामान्य भविष्यत काल। किसे कहते हैं सामान्य भविष्यत काल? देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्या परिभाषा है? पुनः सुनिए। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात क्रिया कब होगी? आने वाले समय में। और कैसे होगी? सामान्य रूप से। आने वाले समय में सामान्य रूप से क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे रमेश कल जयपुर जाएगा, ठीक है ना, कल जयपुर जाएगा, तो कल की बात सामान्य बात की जा रही है, सामान्य भविष्यत के अंतर्गत आएगा। मैं आज शाम को फिल्म देखने जाऊंगा, है ना, शाम को, यानी कि अब नहीं, शाम को, आने वाले समय की बात की, और सामान्य वाक्य है। प्रियांशी नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, भाग लिया नहीं है, नहीं ले रही है, आगे लेगी, यानी कि आने वाले समय में यह कार्य संपादित किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो, वहाँ पर कौन सा होता है? सामान्य भविष्यत काल होता है। तो भविष्यत काल का पहला भेद माना जाता है सामान्य भविष्यत काल। दूसरा उपभेद लेते हैं, और दूसरे उपभेद का नाम है संभाव्य भविष्यत काल। क्या नाम है? संभाव्य भविष्यत काल। परिभाषा देखिए इसकी। देखो, संभाव्य का वही संभावना या आशंका से। अभी हमने वर्तमान में भी पढ़ा था संभाव्य, वहाँ वर्तमान का उदाहरण था संभावना को। यहाँ संभावना व्यक्त होगी, परंतु कब? आने वाले समय में, भविष्य के अंतर्गत संभावना व्यक्त होगी। शुद्ध परिभाषा क्या देखिए इसकी? क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना या आशंका का बोध होता है, वहाँ पर कौन सा काल होता है? संभाव्य भविष्यत काल होता है। अर्थात क्रिया आने वाले समय में होने की संभावना प्रकट करे, वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। उदाहरण देखिए, शायद पिताजी जयपुर जाए, शायद, है ना, जाए का मतलब जाएंगे यानी भविष्य में, परंतु साथ में शब्द आ गया शायद, संभावना है, आशंका। हो सकता है मैं कल जयपुर जाऊं, फिक्स नहीं है, संभावना है कि हो सकता है मैं कल जयपुर जाऊं। तो कल का मतलब आने वाले समय में, तो आने वाले समय में क्रिया हो रही है, परंतु संदेह है, ठीक है ना, सॉरी, जहाँ पर क्या है? संभावना है, आशंका है, इसलिए ये संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। कदाचित आज प्रणव आए, फिक्स नहीं है, शायद या कदाचित आज प्रणव आ जाए, आज आएगा, अभी आया नहीं है, वर्तमान में आए, यानी कि अब आगे आने की बात, आने वाले समय में आने की बात की जाए। तो जहाँ शायद, हो सकता है, कदाचित, ये सब संभावना की ओर, परंतु वाक्य कैसा होना चाहिए? भूतकाल का, तो वो संभाव्य भूतकाल के अंतर्गत गिना जाएगा। और यदि संभावना व्यक्त हो रही है, शायद, हो सकता है, कदाचित, यदि वर्तमान काल में आ जाए तो संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। तो ये भविष्यत काल का दूसरा उदाहरण था, जिसका नाम है संभाव्य भविष्यत काल। तीसरा भेद लेते हैं भविष्यत काल के अंतर्गत।
और तीसरा भेद का नाम है अज्ञात भविष्यत काल। क्या नाम है? अज्ञात भविष्यत काल। किसे कहता है अज्ञात भविष्य काल? इसके अंतर्गत भी वाक्य क्या है? भविष्यत काल का है, परंतु क्रिया करने के लिए क्या दी जा रही है? आज्ञा, आदेश दिया जा रहा है। वर्तमान में भी पढ़ा था, अज्ञात वर्तमान काल। क्रिया कब संपन्न हो रही थी? वर्तमान समय में। और क्रिया करने के लिए क्या दी जा रही थी? आज्ञा, आदेश दिया जा रहा था। यहाँ भी क्रिया को संपन्न करने के लिए आज्ञा, आदेश दिया जाएगा, परंतु कब? भविष्यत काल के लिए, आने वाले समय में क्रिया घटित होगी। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूर्ण करने की आज्ञा का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि आने वाले समय में क्रिया के पूर्ण करने की क्या आज्ञा, किसका बोध हो? आज्ञा का बोध हो, आदेश का बोध हो। वहाँ पर कौन सा काल होता है? अज्ञात भविष्यत काल होता है। उदाहरण देखिए, आप इसे अवश्य पढ़िएगा। अभी पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ने के लिए आदेश है, आप इसे अवश्य पढ़ेगा। आज्ञा दी जा रही है कि आपको इसको पढ़ना चाहिए। आप वहाँ अवश्य जाइएगा। यह शब्द आप है, आपकी जगह आप वहाँ अवश्य जाइएगा, जाने के लिए कहा जा रहा है। आने वाले समय में अवश्य ये शब्द है ना, वो आपको आदेश के लिए है। समय पर भोजन कीजिएगा, आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि समय पर भोजन कीजिएगा। तो यहाँ देखो, एगा, एगे, एगी, ये ऐसे यदि शब्द अंत में मिल जाए तो वह अज्ञात भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं। तो भविष्यत काल के कितने उपभेद बताए गए हैं? 3 उपभेद बताए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज काल के अंतर्गत 2 भाग पढ़े हैं। एक तो पढ़ा हमने किसके बारे में? भविष्यत काल के बारे में। और भविष्यत काल की क्या परिभाषा पढ़ी? आने वाले समय में क्रिया का संपन्न होना, अर्थात आने वाले समय में जो क्रिया संपन्न हो उसे भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। और भविष्यत काल में हमने उसके 3 उपभेद पढ़े। यदि सामान्य रूप से क्रिया संपन्न हो आने वाले समय में तो सामान्य भविष्यत काल कहलाएगा, और आने वाले समय में क्रिया के संपन्न होने में या क्रिया के घटित होने में संभावना, आशंका व्यक्त की जाए तो वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। और अज्ञात भविष्यत काल में क्या पढ़ा? कि आने वाले समय में जो क्रिया घटित होगी उस क्रिया घटित होने की आज्ञा दी जाए, जहाँ आज्ञा का बोध हो, आदेश का बोध हो, वहाँ पर अज्ञात भविष्यत काल होता है। तो ये हमने भविष्यत काल के अंतर्गत पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा है भूतकाल को। भूतकाल में हमने क्या पढ़ा? देखिए, भूतकाल के अंतर्गत हमने इसके कितने उपभेद पढ़े हैं? 5 उपभेदों की बात की है। कितने उपभेदों की बात की है? 5 उपभेदों की। कौन कौन से? नंबर 1 पे पढ़ा हमने सामान्य वर्तमान काल। भूतकाल पिछले अंदर पढ़ा था, आज हमने वर्तमान काल और भविष्यत काल पढ़ा है। और वर्तमान काल के 5 उपभेद पढ़े हैं। नंबर 1 पढ़ा सामान्य वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान समय में क्रिया तो संपन्न हो रही है, परंतु कैसे हो रही है? सामान्य रूप से। कैसे हो रही है? सामान्य रूप से हो रही है। और मैंने आपको इसके लिए संकेत बताया, ता है, ती है, ते है। दूसरा भेद हमने कौन सा पढ़ा इसका? वर्तमान के अंतर्गत अपूर्ण वर्तमान का, यानी क्रिया वर्तमान में लगातार चल रही है, संपन्न नहीं हुई है। और इसके लिए अंत में क्या शब्द बताया? रहा है, रही है और रहे हैं। यदि ऐसे शब्द मिल जाए तो वहाँ पर हमेशा अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तीसरा उपभेद के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? इसके अंतर्गत तीसरे उपभेद में पढ़ा हमने संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि क्रिया वर्तमान में होने में क्या हो? संदेह, आशंका हो। और जहाँ संदेह की बात, शक की बात की जाए वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान। शब्द बताए थे अंत में, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथे उपभेद के अंतर्गत हमने पढ़ा है संभाव्य वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के वर्तमान होने में संभावना या आशंका व्यक्त की जाए वहाँ पर कौन सा होता है? संभाव्य वर्तमान काल होता है। ठीक है ना? इसमें शायद, मुझे डर है, ठीक है ना, कदाचित, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। और वर्तमान का अंतिम 5वां उपभेद हमने पढ़ा है जिसका नाम है अज्ञात वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में चलाने की आज्ञा का पता चलता हो उसे अज्ञात वर्तमान काल कहते हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, हम काल नामक प्रकरण के अंतर्गत काल की परिभाषा को पढ़ा है और काल के मुख्यतः 3 भेद पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत हमने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल को पढ़ा है। ठीक है, और इन सभी के जितने भी उपभेद हैं उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने परीक्षा के अंतर्गत मैंने कहा ऐसा कोई नहीं आएगा कि काल की परिभाषा लिखो या काल के कितने भेद होते हैं, परंतु अपने परीक्षा के अंतर्गत एक वाक्य दिया होगा और उस वाक्य के अंतर्गत अपन को पूछा जाएगा कि वाक्य में निहित कारक, काल और वाच्य लिखे। तो वाक्य को देख करके अपन को मालूम करना है, केवल इतना बताना है कि इसके अंदर काल कौन सा है, भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्यत काल है। इसकी जानकारी हमें कक्षा 10 के आरबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार देनी पड़ती है। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कारक, काल और वाच्य तीनों के बारे में पूछा है। तो हमने कारक नामक प्रकरण पढ़ लिया है और आज अपना काल नामक प्रकरण पूरा हुआ। तीसरा इसके साथ प्रकरण है वाच्य, जो अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे, इस वीडियो को अच्छे से देखें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।